पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव के पहले ही बवाल मच गया है वोटर लिस्ट को लेकर। चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसके बाद प्रतिक्रिया होनी थी, बेचैनी बढ़नी थी और राजनीतिक दलों में एनडीए को छोड़ दे तो सभी पार्टियां परेशान हो गई हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी यादव की आरजेडी हो, प्रशांत किशोर का जनसुराज हो या ओवैसी की पार्टी हो। और बिहार के लोग भी स्वाभाविक चिंता में पड़ गए हैं। देखिए, चुनाव आयोग कह रहा है, वैसे मैं इस बात का पक्षधर हूं कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए, वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 जुलाई से 26 जुलाई के बीच वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जो चुनाव आयोग के प्राधिकारी हैं, अधिकृत प्राधिकारी हैं, चाहे बीएलओ हो या दूसरे हो, वे घर घर जाएंगे, स्थायी पते पर जाएंगे और सब कुछ वहां से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको इस बात का प्रमाण भी देना पड़ेगा कि आप स्थायी निवासी यहाँ के हैं, आपकी जन्म तारीख क्या है, आप वोटर होने के लायक हैं कि नहीं है। देखिए, प्रतिक्रिया होना क्यों जरूरी है और यह भय क्यों समा गया है कि इस प्रक्रिया में 50 लाख से 1 करोड़ बिहार के निवासी वह चुनाव में वोट देने से वंचित हो सकते हैं। बिहार को समझना पड़ेगा, बिहार में क्या है? बिहार में कुछ तो है नहीं। बिहार के लोग मजदूरी करने को, नौकरी करने को बिहार के बाहर जाते हैं और यदि आप बिहार के बाहर बात करेंगे तो कहा जाएगा कि यह बिहार के लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, यह मजदूरों के दलाल है, मजदूरों के ठेकेदार है। तो जो मजदूर जाते हैं उनका शहर भी स्थायी नहीं होता है। कभी सूरत में काम कर रहे होते हैं, कभी बड़ोदरा में काम कर रहे होते हैं, कभी गुड़गांव में, कभी दिल्ली में, कभी चेन्नई में, कभी बेंगलोर में। तो अब यह कहा जा रहा है कि उनके बिहार के होने का सभी प्रकार का दस्तावेज फिर से जमा कीजिए। ऐसे में जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण इलाका है, जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ही आज अचानक कह दिया जाए कि आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र दीजिए, हम कहां से दे पाएंगे? हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और देखिए, इतनी ही समस्या नहीं होगी। चुनाव कब होता है? चुनाव होता है छठ से दीपावली के बीच में या दशहरा से दीपावली के बीच में। उस वक्त बिहार के अधिकांश लोग जो अप्रवासी बिहारी हैं वह बिहार में वोट देने को आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की इस जटिल प्रक्रिया के कारण यदि 50 लाख से 1 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं तो साफ तौर पर चुनावी नतीजे पर इसका असर होगा। देखिए, कहां आप कह रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत, बीजेपी की मुहिम थी कि जितने बिहार के लोग देश भर के 150 जिलों में रहते हैं उन्हें चुनाव में वोट देने के लिए दामाद की तरह लाया जाए, लेकिन इसके पहले तो उनका नाम ही काटने की तैयारी हो गई। तो अब यह कौन सा डर समा गया, कौन सा भय समा गया और प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि मैं सोच रहा हूं कि अब मेरे ही घर में काम करने वाले लोग हैं, मेरे ही दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, वह बिहार के विभिन्न हिस्सों से हैं। और इस तरीके से यदि चुनाव आयोग की प्रक्रिया चली तो उन्हें संबंधित दस्तावेज कम से कम एक बार घर जाकर पहुंचाना तो पड़ेगा। हा? अब तारीख है 1 जुलाई से 26 जुलाई। अब इसमें कौन से दिन, अब हम अपने ही बारे में बात कर ले, 1 से 26 जुलाई क्या हम अपने घर में बैठे होंगे? या फिर आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई, 1,000 रुपए का नोट बंद किया गया, 500 रुपए के पुराने नोट बंद किए गए, तो कितनी लंबी कतारें लग रही थी। तो फिर उसी तरीके से कतार लगे, अभी तो कहा जा रहा है घर पहुंचेंगे, लेकिन 8 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। तो यह एक बड़ी चिंता और एक बड़ा विषय बिहार के सामने आ गया है कि यह फैसला क्यों किया गया। और खुद सिर्फ एनडीए है, लेकिन हमें लगता है कहीं उल्टा दांव ना पड़ जाए। और एक चिंता यह भी है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर जो बिहार सरकार फ्री बीज की घोषणाएं करने जा रही है, क्या इसे बाद में आधार बना लिया जाएगा कि आप बिहार के वोटर हैं ही नहीं तो आपको जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा? अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी। जब चुनाव के ठीक पहले, जब चुनाव सिर्फ 4 महीने रह गए हैं और उस समय ये कवायद, ये कसरत शुरू की है चुनाव आयोग ने, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला तो इसकी टाइमिंग है। जी, 2 बिल्कुल। पहलुओं से इसको हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। एक तो सैद्धांतिक पहलू है और दूसरा व्यावहारिक पहलू है, जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया कि जो व्यावहारिक पहलू है, उसमें कितनी परेशानी लोगों को होनी है अपने आप अपना वेरिफिकेशन कराने में, सत्यापन कराने में, एज़ अ वोटर, बिहार के जी, मतदाता है, बिल्कुल। ये सत्यापन कराने। हुँ, पहले सैद्धांतिक उससे अगर हम लोग शुरू करें ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ गई बिहार में। हुँ, आपने जो कहा, आपकी उस बात से हम भी सहमत हैं पूरी तरह से कि फर्जी नाम नहीं होने चाहिए मतदाताओं बिल्कुल। के, घुसपैठियों के नाम नहीं होने चाहिए हैं, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना चाहिए। अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस बात को किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि बिहार में इसका चलन ही नहीं है, लोग हुँ, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, अपनी तरफ से डेथ सर्टिफिकेट बना करके जमा करके वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटवाते हैं, तो हुँ, ये नाम कटने चाहिए। हुँ, उसी तरह से जो लोग बाहर चले गए हैं और बाहर जिस जिस प्रदेश में रहते हैं वहां अगर वोटर बन गए, जैसे दिल्ली में कहा जाता है कि 30 लाख 40 लाख वोटर हैं बिहार के, तो उसमें से काफी सारे लोग होंगे जो जिनका जो डुप्लीकेशन है, जिनका वोट बिहार में भी होगा, तो बिल्कुल, उनका नाम कट जाना चाहिए कहीं एक जगह से, दिल्ली से या बिहार से। इसमें भी कोई हमको आपत्ति नहीं है। जो बिल्कुल। डुप्लीकेशन है, एक व्यक्ति का नाम अगर 2 जगह है, उसका नाम कटना चाहिए है। फर्जी वोटर जो है, बोगस वोटर जो बनाए गए थे, उनका नाम कटना चाहिए है। अगर घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या हैं या नेपाल के हैं, कहीं के भी हैं, अगर घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो नाम कटना चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनका नाम कटना चाहिए। वोटर लिस्ट को रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है, इसमें इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और क्या आपको पता है, हम लोग को एक बड़ा तंज झेलना होता है जो लोग बिहार से बाहर हैं, कि आप लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं, लेकिन आपके यहाँ वोटिंग होती है 50%। जी, आपने भी देखा होगा बिहार में 50 से 55%, 57% से ज्यादा बिल्कुल, वोटिंग बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल। इसका कारण भी यही है कि हम लोगों के वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन बहुत है। हुँ, लोग कहीं जहां भी हैं, जैसा आपने कहा कि बेंगलोर में, सूरत में या बड़ोदरा में, तो वहां भी वोटर बन गए, या बिल्कुल। वहां वोटर नहीं भी बने तब भी बिहार में आप वोटर है, आप हुँ, वोट डालने आए या नहीं आए। तो ये हुँ, समस्या है कि 8 करोड़ वोटर है, एक्चुअल आबादी उससे कम है, तो हुँ, इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज हमारा हमेशा कम हो जाता है। हुँ, तो ये भी स्थिति है कि अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज हमारा भी दूसरे राज्यों की तरह ऊपर जाएगा। ये चीज होगी, तो ये हुँ, जरूरी है, इससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जी, लेकिन सवाल है कि अभी क्यों, जब चुनाव 4 महीने रह गए, बिल्कुल। पहले क्यों नहीं किया? हुँ, आपने जो काम इसके पहले 22 साल पहले हुआ है, 2003 में आखिरी बार जो गहन पुनरीक्षण है, जो कहा जा रहा है कि एकदम इंटेंसिव जो रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो 2003 में हुआ था। हुँ, और कल तेजस्वी यादव ने बताया, हमने उसको चेक भी किया, वहां बहुत लंबा समय लगा था, लगभग 2 साल लगे थे उसको, उसका गहन पुनरीक्षण करने में लंबा समय लगा था। तब बिल्कुल। वोटर भी कम था, वोटर भी 5-6 करोड़ ही थे, तो 6 हुँ, करोड़ वोटर, आपको टाइम लगा, कई महीने कई साल लगे। हुँ, और अब आप कह रहे हैं कि 1 महीने में आप ये काम कर दें, सिर्फ हुँ, 1 महीने में, 1 महीने से भी कम, ज्ञानेश्वर जी 26 दिन, आप कैसे 26 बिल्कुल। दिन में ये काम कर देंगे? हुँ, तो ये तो सवाल है, व्यवहारिक पक्ष पर आएंगे तब हम इस पर और भी कुछ हम मतलब जो बातें हैं तो कहेंगे, लेकिन अभी अभी क्यों, टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल है। और फिर आप गहन पुनरीक्षण की क्या जरूरत है? अभी आपने लोकसभा चुनाव हुआ पिछला 2024 का, हुँ, उससे ठीक पहले वोटर लिस्ट का की समीक्षा हुई थी। वो स्मॉल रिवीजन हमेशा चलते रहते हैं, स्मॉल रिवीजन जो बिल्कुल। बोलते हैं, छोटी छोटी समीक्षा हमेशा हमेशा होती रहती है। हुँ, तो 12 लाख नए वोटर जुड़े थे बिहार में, जी, 12,09,000 प्रिसाइजली अगर आप कहें तो, लोकसभा चुनाव के पहले। बिल्कुल। तो आप क्या उस समय क्यों नहीं ये जरूरत समझी गई कि हम 12,09,000 वोटर जोड़ रहे हैं, तो जो पहले के वोटर हैं उसमें से कुछ नाम कटने हैं या पुनरीक्षण करना है तो वो करें। उस समय जी, क्यों नहीं एक्सरसाइज हुँ, की गई थी? राष्ट्रीय चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो पूरे देश में 1 साल का समय लेकर के ये पुनरीक्षण करते, इस बात की जांच होती, और हुँ, हर जगह आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते या काटते। लेकिन 12 लाख नाम आपने ऐसे ही जोड़ दिए। हुँ, और अब जब विधानसभा चुनाव आया तो अब आप नाम काटने के उपाय करने चलते, कि नाम बिल्कुल। काटने का उपाय करना है। हुँ, नाम जोड़ नहीं रहे हैं आप, नाम हुँ, जोड़ने का उपाय तो जैसे पिछली लोकसभा में जोड़ा वैसे ही जोड़ देते हैं। लोग हुँ, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, नए बच्चे जो 18 साल जिनकी उम्र पूरी हुई होती है वो अप्लाई करते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है, उनका एपिक कार्ड बनता है, वोटर आई कार्ड बनता है। तो आप वो नहीं कर रहे हैं। हुँ, आप कह रहे हैं कि सारी मतदाता सूची पुरानी जो है वो अब समाप्त हो गई, वो अब बेकार हो गई। अब नई मतदाता सूची बनेगी, आपका नाम अगर मतदाता सूची में है तब भी नए सिरे से आपका नाम जोड़ा जाएगा, बिल्कुल। सिर्फ काटने का नहीं है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया आपने खोल दिया, पूरा पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि पूरे 8 करोड़ मतदाता जो है उनको वेरीफाई करेंगे हम, भले फिजिकल वेरिफिकेशन ना करें। आप ये नहीं जी, कहें कि हम 8 करोड़ मतदाताओं को हम सामने से देखेंगे, आप हुँ, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं भी करें,
तब भी उतने नामों का सत्यापन का यह कोई मामूली एक्सरसाइज है ज्ञानेश्वर जी? बिल्कुल और नहीं आप है, जो है मामूली एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत बड़ी कवायद है। तीसरी सैद्धांतिक बात ये है जो आपने कही कि कहाँ से सर्टिफिकेट देंगे आप, जैसे हम्म, इस जो सर्टिफिकेट तय किए हैं आपने, उसमें से आपने आधार को बाहर कर दिया। जी, आप आधार कार्ड को कैसे बाहर कर सकते हैं जिसके आधार पर सारी चीजें आप कर रहे हैं अभी? हम्म, अभी पिछले कुछ दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार आप हर चीज के लिए अनिवार्य नहीं कर सकते, खासतौर से हम्म, जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं उनके लिए आप उसका इस्तेमाल मैंडेटरी नहीं कर सकते। जी, लेकिन आप तो वोटर लिस्ट के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं आधार कार्ड को, और करोड़ों बिल्कुल, लोगों ने का आधार कार्ड आपने वोटर आई कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, ईपिक नंबर के साथ, और ये हम्म, इसलिए किया है ताकि डुप्लीकेशन रोक सकें कि एक बिल्कुल, आधार नंबर है और उसी आधार नंबर के साथ अगर आपका ईपिक नंबर कनेक्ट हो गया तो दूसरी जगह अगर कहीं भी आपका 2 या 3 जगह नाम है तो अपने आप कट जाएगा ऑटोमेटिक। हम्म, तो उस आधार को आपने डिबार कर दिया कि उस वो आधार देख करके हम आपको वोटर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आप। हम्म, तो ये इसका मतलब, ये सैद्धांतिक पहलू में हम इस बात को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी मंशा है आपकी वोटर बिल्कुल, वेरिफिकेशन, आंतरिक मंशा है, आंतरिक मंशा है। दूसरी मंशा है कोई। जी, फिर एक तीसरा सैद्धांतिक सवाल जो उठाया जा रहा है जिस पर विचार करना चाहिए और सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को और चुनाव आयोग को, दोनों को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए है कि क्या ये बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश है? जी, जो 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 जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, आप क्या हम्म, एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं बैकडोर हम्म, से? आप डायरेक्टली नहीं कर सके तो, चूंकि जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं मतदाता का, तो सिटीजन का वेरिफिकेशन अपने आप हो गया, बिल्कुल, और सिटीजन का वेरिफिकेशन जब आप हो गया तो यही तो एनआरसी है, इसी के आधार हम्म, पर आप रजिस्टर बना देंगे। तो हम्म, क्या ये करने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार एक बड़ी इस पर बड़ा विवाद हुआ था, और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था संसद में कि हम एनआरसी लागू करेंगे, तो उसके बाद इस पर इतना विवाद हुआ कि फाइनली उस बात को टालना पड़ा हम्म, था। अब इस बिहार के बाद जो चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उसके बाद असम का चुनाव है, तो उसके साथ ही तो बंगाल असम एनआरसी के लिए सबसे फिट केस माने जाते हैं कि वहां एनआरसी, बिल्कुल, क्योंकि घुसपैठियों की आबादी सबसे ज्यादा वहां बताई जाती है। हम्म, तो क्या ये प्रयोग आप बिहार में कर रहे हैं जिसको दोहराया जाएगा बंगाल और असम में? क्या ये एनआरसी लागू करने की, बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश है? ये भी एक सैद्धांतिक सवाल है। तो इन सवालों पर चुनाव आयोग को भी और भारत सरकार को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपकी बिल्कुल, मंशा क्या, हम्म, कि आप किस मंशा से कर रहे हैं? कहीं एनआरसी तो नहीं लागू कर रहे हैं, आप सिटीजनशिप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इस समय क्यों कर रहे हैं? क्या इससे लोगों के नाम काटने का की मंशा है? आपकी जोड़ने की मंशा तो दिख नहीं रही है। और ऐसे समय में सिर्फ आधार को आपने क्यों, आधार को डिस्क्वालीफाई किया कि आधार के दम पर हमारा वेरिफिकेशन नहीं होगा? तो हम्म, ये सवाल है जिन सवालों के जवाब, एक तो पहली नजर में ये सैद्धांतिक सवाल है, हम्म, इसके बाद ज्ञानेश्वर जी वो तमाम व्यवहारिक पहलू हैं जो आपने उठाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे बहुत ही आपने, खतरनाक है, बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही गंभीर बातें हैं, और इसके मतलब जो दूरगामी असर हैं, वह सोच नहीं सकते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। बताइए, हर परिवार के हर सदस्य का फोटो चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, कहाँ से क्या, पंजाब के किसी मिल में काम करने वाला, पंजाब के खेत में काम करने वाला, वो कहाँ से अपने घर के मुखिया को भेजेगा कि भाई मेरा जन्म प्रमाण पत्र ये है। अब तो एक नया रिवाज आप शुरू कर रहे हैं। अब 1 जुलाई से 26 जुलाई की तारीख आपने निर्धारित कर दी। हम सब काम छोड़ के घर में बैठे रहे हैं कि कल ये आएंगे और ये पूरी लिस्ट बनाएंगे, किसी का नाम छूटे ना छूटे। अब तो हम किस दिन मतदाता बनेंगे, पुरानी सूची का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम वोट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, मालूम हो कि हम दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं, और इसी बीच मेरे घर आ गए, उन्होंने कहा कि ये तो है ही नहीं, हो गया, कहानी खत्म। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये पूरी तरह से आपने जो बीएलओज हैं और जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके हवाले कर दिया पूरी बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को। जी, और आप इस बात को समझिए, अब जो व्यवहारिक पक्ष आपने जो जिन जिन चीजों की तरफ इशारा किया, ये बात तो है ही है कि अगर मान लीजिए कि 2 ही आदमी अगर घर में हैं और दोनों पति पत्नी नौकरी करने जाते हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, बच्चा स्कूल गया है और उस बीच बीएलओ आ गया या कोई आकर के दरवाजा नॉक करके चला गया और उस परिवार का कोई नहीं मिला, तब क्या करेंगे आप? उसके दोबारा जाएंगे उसके यहाँ बिल्कुल। या तिबारा जाएंगे? ऐसा तो हाँ, है नहीं। आप अगर जी, एक तो व्यवहारिक ये होता कि आप एक नोटिस जारी करते, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते, उसके लिए एक समय सीमा रखते, 2 महीने 4 महीने का आप समय देते, हम्म, इतनी हड़बड़ी नहीं करते कि उसी बीच आपने, जैसे आपने ये भी नोटबंदी वाली मिसाल भी एकदम ठीक थी कि उसी तरह से लोगों को फिर से आप ऑनलाइन या फिजिकली लाइन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, भाई ऑनलाइन भी है, इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई करने का प्रावधान है, लेकिन ऑनलाइन अपने यहाँ किस तरह के काम होते हैं, कितने लोग सक्षम है जो ऑनलाइन एक्सेस करके चुनाव आयोग की साइट पर और अपने तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे? बिहार में कितने लोग हैं? हमारी गारंटी है कि 10% से ज्यादा आबादी नहीं होगी जो ऑनलाइन जाकर के अपलोड कर सके अपने डॉक्यूमेंट।
आप ऑनलाइन जाइए, आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए है, या फिर आप कैफे में जाइए, पैसे दीजिए वहां जाकर के और फॉर्म भरिए। जो इनोमिनेशन फॉर्म आपके यहाँ दिया जाएगा वो इनोमिनेशन फॉर्म भरिए, अपना रिसेंट फोटो अपलोड करिए, अपने जन्म प्रमाण पत्र के जो दस्तावेज बताए गए हैं वो दस्तावेज अपलोड करिए। कैसे होगा? ऑनलाइन बिल्कुल। संभव नहीं है। अगर दरवाजे पर आपके कोई आया, आप नहीं मिले, तो आपका नाम कट गया सूची में से। और ये एक हम तो संकट है। अपने आप को देख रहे हैं, मेरे पूरे परिवार में सभी लोग, जितने बड़े लोग हैं, वोट देने के अधिकारी हैं, सभी कामकाजी हैं। सभी लोग, जो दफ्तर का समय है उससे घर से निकल जाते हैं, फिर रात को ही लौटते हैं। दिन में जो घर के सेवक हैं, जो घर में काम करने वाले लोग हैं, वो रहते हैं। इस बीच बीएलओ आ जाएगा, पूछेगा, मालूम होगा कि भाई कोई है नहीं घर में, वो चला गया, कहेगा कि यहाँ रहते नहीं है। क्या बात है? अब गांव में जाइए, कोई खेती का काम करने गया है, कोई दुकानदारी करने गया है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई हवा हवाई चला रहा है, सब कुछ छोड़ के घर में बैठे रहिए। हाँ, बैठे रहिए, आप बीएलओ का इंतजार करिए। या फिर आप मान लीजिए कि लोकल जो आपके प्रतिनिधि हैं, वार्ड काउंसलर या पंचायत सरपंच मुखिया, ये लोग करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे। लेकिन आप उसमें हेल्प समय करेंगे लेकिन सब दुश्मन भी हो जाएंगे। हेल्प करेंगे लेकिन दुश्मन भी हो जाएंगे कि अपने है, नहीं वो भी हो, होगा। हाँ इनका ना होने दो। हाँ, इनका ना होने तो इनका नाम कटवा दो, इनका जुड़वा दो, ये भी होगा। बोगस जुड़वा दो, ये भी होगा। ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर आप उसमें भी समय देते कि एक बार नहीं 2 बार में होगा, बीएलओ 2 बार जाएगा कम से कम, या लोकल जो आपका प्रतिनिधि है वो भी हेल्प करे, उसको भी तो टाइम चाहिए। 8 करोड़ लोग हैं, कम आबादी तो है नहीं। तो बिल्कुल। समय, सबसे पहले तो आपने 26 दिन का समय दिया। एक बात इसके पहले के दिमाग से निकल जाए, हम बता दें कि ये कह रहे हैं लोग, हमारी जो एक आशंका है ज्ञानेश्वर जी, अभी आशंका के तौर पर ही हम कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नाम काटने की तैयारी पूरी करके रखी गई है कि इतने लोगों का नाम काट देना है। बिल्कुल, तो करेंगे लोग। वो लोगों को खतरा लग रहा है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक लोगों का नाम कट सकता है। और नाम काट इसी देना। आधार पर बिहार सरकार जो फ्री बीज देने जा रही है, कहा जाएगा कि देखिए इतने ही लोग हैं, सरकार का बजट भी कम हो जाएगा, सरकार के खर्चे भी कम हो जाएंगे। हाँ, और ये नाम कटने की आशंका हमको इसलिए है क्योंकि आप देखिए, टाइमलाइन देखिए आप जरा इसका, जो वो उसको 1 जुलाई से क्रोनोलॉजी जी। जो कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, हम लोग क्रोनोलॉजी समझिए इसकी, कि 1 जुलाई से फॉर्म जा रहा है, 26 जुलाई तक आपको भर के दे देना है, 26 जुलाई, और 1 अगस्त को ड्राफ्ट जारी हो जाएगा वोटर लिस्ट का। बताइए, बताइए। अब 4 दिन में, अगर मान लीजिए किसी ने 26 जुलाई को मान लीजिए कि 20 लाख लोगों ने या 50 लाख लोगों ने अपना वेरिफिकेशन के दस्तावेज दिए, तो क्या आप 4 दिन में, 5 दिन में उसको कंप्यूटर में फीड करके सब अपडेट करके और 1 अगस्त को पब्लिश कर दीजिएगा सूची? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इतना बिल्कुल। इतना एफिशिएंट बिल्कुल। सिस्टम है बिहार में चुनाव अधिकारियों का और हमारे बीएलओज का, और इतना इसका कि आप 1 जुलाई से शुरू करिएगा और 1 अगस्त को आप उसका जो प्रोविजनल जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दीजिएगा। हमको नहीं लगता है कि ये है। इसका हमको आशंका इसलिए हो रही है, जिस बना के टाइमलाइन की बात कर रहे हैं अजीत जी, देखिए जिस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं 1 जुलाई से 26 जुलाई, क्या होता है इस, यह जो वक्त होता है बाढ़ का वक्त होता है। पूरा आप कोसी चले जाइए, उधर वाले इलाके में चले जाइए, कितनी बड़ी संख्या में विस्थापन होता है, गांव के गांव लोग खाली हो जाते हैं और लोग तटबंधों पर गुजारा करते हैं, किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं, और यह जानकारी सभी को है। और उस वक्त को आपने चुन लिया कि जब भगवान न करे कि बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़े, लेकिन यदि ऐसा कुछ हो गया तो गांव के गांव गायब हो जाएंगे। तो हो जा रहा, अभी ही देखिए क्या हो रहा है। बारिश हो रही है, इतनी बिजली गिरती है, इतने लोग बिजली में मर रहे हैं, इतने लोग बारिश से परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है इस समय, और उस समय आप वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का, गहन पुनरीक्षण का अभियान आपने शुरू कर दिया, और सिर्फ 1 महीने में आप 8 करोड़ लोगों को का वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, उनके नाम का, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी जुटा लेंगे आप, और उसके बाद उसको कंप्यूटर में अपलोड भी कर देंगे, उसको पब्लिश करा करके और एक ड्राफ्ट को जारी कर देंगे आप। इतना एफिशिएंट सिस्टम है, इतना एफिशिएंट सिस्टम है हमारे बिहार के तमाम चुनाव अधिकारियों का। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट बनी हुई है, नाम काट करके रखे गए हैं, 1 अगस्त को उनको जारी कर दिया जाएगा। आप उसमें जितनी भी शिकायत करते रहें, आप उसमें कंप्लेन करते रहें, 10, 20, 50 का ठीक होगा, बाकी का नहीं ठीक होगा, नाम कट गया तो कट गया। ये सब प्री प्लान है, इसमें कुछ भी मौके पर नहीं होना है। ये नहीं होना है कि हम सिवान, गोपालगंज, आप चलिए ना उधर के इलाके में देखिए, खाड़ी देशों में काम करने वाले कितने लोग हैं बिहार के, वो वहां के नागरिक नहीं है, यहीं के नागरिक हैं, यहीं के वोटर हैं। वो 4 महीने जाकर काम करते हैं, कमाते हैं, फिर वापस आते हैं। अब तो वो बिहार के वोटर ही नहीं रहेंगे। कैसे सत्यापन होगा, कैसे सत्यापन होगा, क्या होगा, कहां से लाएंगे हैं? अब हम अपने ही घर में जो, हाँ ये बड़ी समस्या है। वही अभी आपने जैसे सत्यापन के लिए इसने अभी चुनाव आयोग ने बिहार की आबादी को 3 कैटेगरी में बांट दिया, 3 श्रेणियों में बांट दिया। एक श्रेणी वो है जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ है, जिसमें हम लोग आते हैं।
तो उसमें हम लोगों को अपना प्रमाण पत्र देना है। तो अपना प्रमाण पत्र, तो मेरी तो गारंटी है कि मेरे पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है। नहीं। तो हम लोग 10th का सर्टिफिकेट देते हैं कि जिसमें 10th के सर्टिफिकेट में हम लोगों की जन्म की तारीख लिखी गई है, वो जो हमारे माता पिता ने स्कूल में लिखवाया वो 10th की तारीख है। तो जो 1987 के पहले जन्मे हुए लोग हैं, जिसमें हम सब लोग आते हैं, उन लोगों को अपनी नागरिकता, अपना जन्म स्थान, अपनी जन्म तिथि प्रमाणित करनी, वो भी कहाँ रखा है खोजना ही पड़ेगा, वो भी कहाँ रखा है खोजना ही पड़ेगा। हाँ वही, उसके लिए हम लोग को 10th का सर्टिफिकेट देना होगा। तो 10th का सर्टिफिकेट हम तो खोज लेंगे, लेकिन एक आंकड़ा दिया है कल तेजस्वी यादव ने, जिसको हमने वेरीफाई किया है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 का आंकड़ा है। बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 का आंकड़ा है, जिसके हिसाब से बिहार में 20% लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास की। हाँ सही बात है, मैं वही कहने जा रहा था। बताइए फिर, जो जिन लोगों ने मैट्रिक पास नहीं की है, वो सर्टिफिकेट कहाँ से ले आएंगे? उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो लोग नहीं बनाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था उन दिनों किसी का, और उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। उनके पास मान लीजिए कि अगर जाति का प्रमाण पत्र है, वो भी अगर हम कहें तो जाति प्रमाण पत्र भी बिहार में दलितों में कुछ 20-25% और अति पिछड़ों में 25-30%, इतने के पास ही प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र बाकी लोगों के पास नहीं है। अब एक तो ये वो लोग कहाँ से देंगे? अब मान लीजिए कि ये जागरूक हुए, अचानक लोगों को, नेताओं ने भी जागरूक किया, लोकल प्रतिनिधियों ने किया कि आप बनवा लीजिए। तो इतनी जटिल प्रक्रिया है ज्ञानेश्वर जी की, मेरा दावा है कि ये 26 जुलाई की अवधि खत्म होने तक किसी का नहीं बनेगा। सही बात। अगर तारीख में कोई आदमी बनवाने जाए जन्म का प्रमाण पत्र, जिसका जन्म 1987 के पहले हुआ है, तो आप एफिडेविट बनवाइए। अगर आप नगर पालिका में है तो नगर पालिका में ले जा करके वहां उसको एफिडेविट बना करके उसको सर्टिफाई करा करके नगर पालिका में जमा करिए। तो आइडियल तारीख है कि 21 दिन में बना के वो देगा, जो कभी नहीं मिलता है 21 दिन में। अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं तो आप उसको एफिडेविट कराइए, आप पहले अपने मुखिया से, ब्लॉक सरपंच किसी से लिखवाइए, एफिडेविट बनवाइए, जाकर के ब्लॉक में जमा करिए और महीनों चक्कर काटिए, तब बनेगा। तो नया तो कोई बनवा ही नहीं सकता है, पुराना है नहीं लोगों के पास। तो किस चीज से जाकर के लोग अपना वेरीफाई करेगा? किसी के दरवाजे पर बीएलओ पहुंच गया फॉर्म लेकर के, भाई आपके घर में 5 मतदाता हैं, ये 5 इन्यूमरेशन फॉर्म है, इसमें भरिए, इसमें रिसेंट फोटोग्राफ लगाइए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो आपने कहा कि दुबई में है, या दुबई वाला मान लीजिए भेज भी दे, कोई आदमी अगर झुग्गियों में रह रहा है दिल्ली की या मुंबई में, वो कहाँ अपनी रिसेंट फोटो लेकर के घूमता रहेगा? जिस फोटो से भेजे व्हाट्सएप से भेजे या ईमेल से भेजे, और उसके घर के लोग जाकर के उसका प्रिंट निकलवाए उस फोटो का, और बीएलओ साहब को दें, जो फोटो लगा करके इन्यूमरेशन फॉर्म पर की ये रिसेंट फोटोग्राफ है, ये सर्टिफिकेट से हमारे ये फॉर्म भरना है। आपने फिर उसी तरह से सब आदमी को लाइन में लगा दिया, ये फॉर्म भरिए, इसमें अपना पता लिखिए, अपना क्वालिफिकेशन लिखिए, माँ बाप का नाम लिखिए, और ये फोटो चिपकाइए और सर्टिफिकेट दीजिए। तो एक तो ये जो 1987 के पहले वाला वर्ग है, उसके सामने ये, उसके साथ ये समस्या आएगी। अब आपने एक कैटेगरी बनाई कि 1987 से 2004 2 दिसंबर के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ, इन 17 वर्षों में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उसमें आपको अपना देना है प्रमाण पत्र, अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना है, और अपने माता पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र भी देना है। फिर वही बात आ गई, बताइए। फिर वही बात आ गई कि उस मतलब 1987 के बाद जिसका जन्म हुआ है, इसका मतलब उसके माता पिता का जन्म तो उसके 20 वर्ष पहले हुआ होगा कम से कम। बिल्कुल, कम से कम 1967 के आसपास, 70 के आसपास जिसका जन्म हुआ है, तो उसका दीजिए प्रमाण पत्र, उसमें से किसी एक का दीजिए। अब किसी एक का फिर वही कहानी आ गई कि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा नहीं, अगर मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं किया तो वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके पास कागज। अजीत जी देखिए, अब मैट्रिक पास, ग्रेजुएट पास, इनकी बात हम नहीं करते हैं। बिहार में जो शादियां होती हैं, जो लड़कियां होती है गांव के परिवेश की, जो स्कूल नहीं गई, पढ़ी लिखी नहीं है, कितनी बड़ी आबादी है, जब वह शादी के बाद ससुराल जाती है तो क्या वो सर्टिफिकेट लेकर साथ जाती है? वही तो, क्या वो सर्टिफिकेट लेकर साथ जाती है? वो खोजना, हर आदमी सर्टिफिकेट खोजता रह जाएगा। हम कहा कि सब आदमी को अपने एक काम में लगा दिया कि अब सारे काम धंधे छोड़, आप बाढ़ से बचाओ, बारिश से बचाओ, खेती बाड़ी, धान की रोपनी सब छोड़िए, और लगिए सर्टिफिकेट जुगाड़ करने में, इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में, बीएलओ साहब के आगे पीछे घूमने में, ऑनलाइन के लिए किसी कैफे वाले के आगे पीछे घूमने में, आप लगिए अब इसमें, सारा काम धंधा छोड़ करके आप इसमें लगिए। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई, इसमें माँ बाप में से किसी एक का देना है आपको। तीसरी कैटेगरी है जो 2 दिसंबर 2004 से लेकर के और 2007 के बीच जिनका जन्म हुआ है, 3 साल में, जो अब 18 साल के हुए, मतलब 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम है जिन लोग, वो 3 साल का पीरियड है। उसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है उसको अपना देना है और अपने माता पिता दोनों का देना है। बताइए इसलिए अपने दोनों का देना है उसमें।
हाँ, तो अब ये फिर आप उसको 3-3 सर्टिफिकेट खोजनी है, चूंकि माता पिता अपना खोजे रहेंगे। हालांकि ये लॉजिकल देखिएगा तो माता पिता ने अगर अपना खोज लिया तो बेटे के में वो लग जाएगा। लेकिन ये समस्या तो है कि जिसका 2004 में भी जन्म हुआ है, उसके भी माता पिता का जन्म तो उसके 20 साल पहले हुआ होगा ना, 1984 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो सर्टिफिकेट सारे खोजने होंगे तो उनको। हॉस्पिटल में जो जिन बच्चों ने हॉस्पिटल में जन्म लिया है वह प्रमाण पत्र चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, वही हॉस्पिटल का मतलब अपने यहाँ तो हॉस्पिटल वाले का मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में अब जाकर के बनने लगे ना जन्म प्रमाण जी पत्र, बिल्कुल बनता नहीं था। पहले तो बिल्कुल। हॉस्पिटल में भी जन्म होता था तो नहीं बनता था, सदर हॉस्पिटल नहीं में बनता। या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रेफरल हॉस्पिटल में जन्म हुआ नहीं बनता था। ज्यादातर बच्चों के जन्म घर पे होते थे तो बनाने का सवाल ही नहीं था। तो बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं है 2000 से पहले वाले किसी के पास, शायद ही मिले, बहुत कम ही लोगों के पास मिलेगा जो 90 के बाद 90 के पहले जिनका हुआ है। तो माता पिता तो सबके 90 के पहले ही हैं, बिल्कुल। जिनका 2004 के तक जन्म हुआ है या 7 तक, तो उनके माता पिता तो 90 के पहले ही हैं। उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। उसमें जो लिस्ट बनाई गई है 11 दस्तावेजों की, उसमें कहा हुआ है कि बिहार सरकार की ओर से प्रदत्त प्रमाण पत्र। बिहार सरकार क्या प्रमाण पत्र देती है? कितना आदमी नौकरी कर रहा है बिहार सरकार में, नौकरी कर रहा है उसी के पास तो होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कितना आदमी नौकरी कर रहा है जिसका प्रमाण पत्र 20 लाख 25 लाख 50 लाख आदमी का हो गया 25 लाख का। बिहार सरकार जमीन का और घर का कौन सा प्रमाण पत्र जारी करती है बिहार सरकार जिसमें जन्म की तारीख लिखी हो? तो ये सब इस तरह की चीजें एकदम आपने एक आधार कार्ड के आधार पर जो चीज आप कर सकते थे, आपने उसको जटिल कर दिया, उसको खत्म करके इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो इसका मकसद लग रहा है कि इसका मकसद है कि लोगों को इलिमिनेट करना है। ये इलिमिनेशन का प्रोसेस है। बिल्कुल। जैसे बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देखते हैं कि वो सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होते हैं, वो इलिमिनेशन का प्रोसेस होता है। वैसे ही यहाँ भी है कि ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये लोगों का नाम ऐड करने का प्रोसेस नहीं है, ये लोगों के नाम काट करके उनको बाहर निकालने का प्रोसेस है कि उनको काट दो, बाहर निकाल दो। और वो भी प्री प्लान्ड है, सारी चीजें आपने तैयार करके रखा हुआ है जिसको 1 अगस्त को आप जारी कर दें। तो किस बात का भय आपको लग रहा है? ना कुछ आंतरिक भय है और आंतरिक कुछ षड्यंत्र है, और जो बिहार के मूड बताया जा रहा था कि भाई कुछ लगता है कि रिजल्ट जो है, या यूं कहें कि जो कहा जा रहा था कि बिहार का चुनाव केक वॉक नहीं है, तो क्या ये सब का ही असर है, या जो साइड इफेक्ट है कि कुछ ऐसा कर दो जिसके बाद सब कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो जाएगा? देखिए ये बात आपने बड़ा एक राजनीतिक सवाल है, और ये बड़ा राजनीतिक इसी पर राजनीतिक वो सारी राजनीति बिहार के चुनाव की इसी पर टिकी है। लोग कह रहे हैं, कई लोगों को हमने सुना जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जो किया गया उसको दोहराने की तैयारी। जो राहुल गांधी ने कहा कि मैच फिक्स था महाराष्ट्र में बीजेपी और चुनाव आयोग का, और बीजेपी को चुनाव जिताया गया मैच फिक्सिंग। ये महाराष्ट्र में जो हुआ है ये उससे आगे की चीज है। महाराष्ट्र में तो ये आरोप लग रहे हैं ना कि फर्जी वोटर जोड़े गए और उनका मतदान कराया गया। ये उनका दावा है राहुल गांधी का, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे कई अखबारों में लेख लिखे थे कि 85 जो विधानसभा क्षेत्र थे जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, वहां फर्जी वोटर जोड़े गए और 12 लाख के करीब उनका कहना था कि अतिरिक्त वोट का डलवाया गया। और तो ये वो चीज नहीं है, वो करना होता था तो चुनाव आयोग चुपचाप कर देता। इतना हल्ला मचाने की थोड़ी जरूरत थी कि हम वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करें। इसका मतलब ये उससे भी आगे की चीज है, और तभी इसमें एनआरसी वाली आशंका आई है, तभी इसमें ये जो फ्रीबी जो बांटने की बात आई है, और जो पिछड़ों को, दलितों को, विकलांगों को, मतलब दिव्यांगजनों को, विधवाओं को, या इस तरह के तमाम अलग अलग समूहों को, जो आदिवासी समूह हैं, उनको जो भी गवर्नमेंट की सरकार की योजनाओं से लाभ मिलता है, उनके नंबर कम करने हैं। एनआरसी की आशंका ये सब इसलिए हुई है क्योंकि ये महाराष्ट्र में जो हुआ उससे आगे की प्रक्रिया है। ये बड़े पैमाने पर आप रैशनलाइज करने का काम कर रहे हैं। वोटर लिस्ट को रैशनलाइज करने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा नाम काटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है। जो तमाम चुनाव पूर्व सर्वे जो हैं वो जो आशंका बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पॉपुलर चेहरा है। बिल्कुल। एक पोल ट्रैकर भी आया जिसने नंबर ऑफ सीट्स में भी आरजेडी गठबंधन को आगे रखा कि उनको 126 सीट आएगी और एनडीए को 112 सीटें आएगी। निश्चित रूप से अपना जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, जिस पर हम लोग, बीजेपी और दूसरी पार्टियों के भी हम लोग जिस पर चर्चा किए, जिसमें ये आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी की सीटें घटेंगी, उसको लेकर के भी एक चिंता है कि ये कुछ ऐसा, तभी इसलिए ये सारा डिसरप्शन की कोशिश की जा रही है। जो सारी चीजें स्मूथ थी, जो यथास्थिति थी, जो स्टेटस को था, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश इसलिए हो रही है, इतनी हलचल इसलिए मचाई जा रही है ताकि सारी चीजें छिन्न भिन्न हो जाए। और वो छिन्न भिन्न होने का नुकसान होगा इंडिया ब्लॉक को।
जो वोट कटने की बात है, तेजस्वी यादव कह नहीं रहे। कल उन्होंने जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने वो तमाम हमने आपको उधर भी इशारा दिलाया था ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब 150 जिले में भाजपा के लोग पहुंचे थे तो उन्हें यह समझ में आया कि जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं, यदि हम उन्हें ले जाते हैं, उनसे बातचीत कर लगा, इनमें प्रशांत किशोर के भी वोटर हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो हाँ, बाहर वाले जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वह लौटे और प्रशांत किशोर को वोट देने, यह भी खतरा है। चलिए ये खतरा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये खतरा खत्म हो जाएगा ना। और वो अगर वो लौट के आए और प्रशांत किशोर के नैरेटिव से अगर प्रभावित है, जी। बदलाव के नैरेटिव से प्रभावित है, तो वो तो किधर भी जा सकते हैं ना। प्रशांत किशोर को भी दे सकते हैं और तेजस्वी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो दोधारी तलवार है कि आप ले आइए सारे खर्चे करके, एसी बस लगवा करके, नॉन एसी बस लगवा करके, स्पेशल ट्रेनें चलवा करके, जैसे आपने कहा बाराती की तरह, और वो आकर के वोट दे दे दूसरे को। तो ये खतरा भी है, ये आशंका भी है। वहां जो वोटर हैं वो मान लीजिए थके हुए हैं, उबे हुए हैं नीतीश कुमार के चेहरे से, उनको बदलाव करना है तो वो बदलाव कर दें। कास्ट का जो इक्वेशन बन रहा है, पोलराइजेशन, फिर नीतीश कुमार का चेहरा हटने पर उस पोलराइजेशन में कहीं तेजस्वी यादव को फायदा होता दिख रहा हो। तो ये जो हम ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और उसमें अल्पसंख्यक का नाम ले रहे हैं। वो खुल के कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आशंका ये जाहिर है, एकदम साफ है कि अल्पसंख्यक मतदाता सबसे ज्यादा नाम कटेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि उससे ये नैरेटिव स्टैब्लिश करने में भी तो आसानी होगी ना कि घुसपैठिए बहुत है बिहार में। जी। और ये पिछले के जो पहले लोग थे या जो सीमांचल के लोग हैं, उन लोगों ने घुसपैठियों को बसा रखा है सीमांचल के इलाके में खासतौर से। वो तो, या फिर जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं जिनकी चर्चा हो रही है, हम मोतिहारी गए तो हमने सुना कि हर दिन नया चेहरा दिखाई देता है और ये आ गए लोग और इनको बसाया जा रहा है, मुस्लिम बस्तियों में इनको शरण दी जा रही है। तो ये जो नैरेटिव है, इसकी पहचान कर इसका फायदा बीजेपी लेना चाह रही हो कि एक तो फायदा है कि नाम काट दिए, कि नाम कट गए। दूसरा फायदा यह है कि उसी बहाने हमने नैरेटिव बना दिया कि हमने घुसपैठियों को निकाला, उनकी पहचान कर रहे हैं, हम उनको निकालेंगे अब। क्योंकि ये आगे यही थोड़ा प्रक्रिया रुक जाएगी। जब वोटर लिस्ट का सत्यापन आप करेंगे और आपके पास एक आंकड़ा आ गया कि इतने सच्चा या झूठा, कि ये जो लोग हैं इनके दस्तावेज नहीं है, इनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो फिर उन लोगों को तो आइडेंटिफाई करके निकालने की काम होगा ना, कि उनको निकालो यहाँ से, लोग घुसपैठी है, एलियंस हैं बिहार के लिए। तो उस नैरेटिव पर फोकस बन रहा है। देखिए, उसमें दूसरे लोग भी, ऐसे लोग भी कटेंगे जो गरीब हैं सचमुच और बहुसंख्यक हिंदू समाज के आते हैं और समय पर उनका दस्तावेज नहीं जमा हुआ, फोटो नहीं जमा हुआ, वो दस्तावेज का जुगाड़ नहीं कर पा, वैसे लोगों के भी नाम कटेंगे। लेकिन ये तो तब होता ना ज्ञानेश्वर जी, जब सारी चीजें मेरिट पर हो रही होती, या ये हो रहा होता कि बड़ी वस्तुनिष्ठ तरीके से होगा, एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से होगा, बड़ी ईमानदारी से होगा। अगर सब कुछ चुनाव अधिकारी के विम्स एंड फैंसीज से होना है, वो लिस्ट लेकर के बैठा है और उसने देख लिया कि ये नाम है, इनको काट देना है, तो वो नहीं काटेगा दूसरे नाम जो हम लोग जता रहे। हो सकता है वो नाम नहीं कटे, मुसलमानों के नाम कटे ज्यादातर, या ऐसे लोग जो ये लालू यादव के जो वोटर हैं, यादव वोटर हैं, उनका नाम कटे। तो ये आशंका, तो ये हम अभी आशंका जता रहे हैं, ऐसा हो सकता है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन जब ये चीजें होने लगेंगी, अगले 26 दिन का तो मामला है, अब 1 जुलाई से शुरू होगा, 26 जुलाई तक सारी चीजें हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। इससे हो ना हो, हम कह रहे कि हमारी आशंका गलत साबित हो, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया ना। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया ना। आपकी तटस्थता पर, आपकी निष्पक्षता पर, आपकी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी सोच पर तो सवाल खड़ा हो गया ना। ये आपने खुद खड़ा किया है। आपने चुनाव के ठीक पहले, बरसात के ऐसे दिन में, बाढ़ के ऐसे दिन में, खेती बाड़ी के दिन में आपने ये काम शुरू किया है, तो आपकी मंशा पर सवाल उठेगा। ये अभी अगर आप चाहते हैं कि निष्पक्षता कायम रहे, चुनाव आयोग पर लोग भरोसा करें, तो तत्काल इस काम को रोकना चाहिए। ये कतई होने लायक काम नहीं है। आप करिए, आप इसके लिए समय दीजिए लोगों को, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय दीजिए। उस समय में आप वेरिफिकेशन करिए। आप एक चुनाव अभी 1 साल पहले हुआ है लोकसभा का चुनाव के अनुसार, तो अगर देश का चुनाव आपने इसी वोटर लिस्ट पर करा लिया और कोई खतरा नहीं आया देश के ऊपर, तो ये तय मानिए कि इस बार भी विधानसभा चुनाव से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अगर इसी मतदाता सूची पर करा लीजिएगा, आपने 2003 के बाद नहीं कराया, तो अभी एक चुनाव और नहीं होगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाए। आप सबसे बड़ा सवाल साख का है, सरकार की साख का सवाल है, राजनीतिक दलों की साख का सवाल है, जो सत्तारूढ़ दल है उनके चुनाव आयोग की साख का सवाल है। आप क्यों अपनी साख पर सवाल खड़ा करवा रहे हैं? आप स्वतंत्र और एक एजेंसी है, वो साबित करिए। इस तरह के आजमाइए मत बिहार के लोगों को कि हम आपको अब 1 महीने सारे काम धंधे छोड़ करके लोग लाइन में लगे, सर्टिफिकेट बनवाए, ऑनलाइन अप्लाई करें, बीएलओ के पीछे भागे और अपने आप को वोटर साबित करें कि हम बिहार के नागरिक और हम बिहार के वोटर हैं। ये ऐसी परीक्षा लेने के लिए आपको सिर्फ बिहार ही दिखा सबसे पहले, और कोई नहीं दिख रहा है। चलिए, तो देखिए, बवाल तो है और सवाल भी बहुत गंभीर है, और ऐसा लग रहा है कि बिहार के साथ षड्यंत्र हो रहा है।
और सत्ता किसी भी तरीके से हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो इस पर नजर रखनी होगी। बीच में हम लोगों ने देखा था लैंड सर्वे को लेकर बिहार में क्या बवाल हुआ, बिल्कुल। प्रीपेड मीटर को लेकर क्या बवाल हुआ, अब एक नया झाम पैदा कर दिया गया है। तो बिहार को परेशान करने का षड्यंत्र है, इस पर हम लगातार बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।